हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो जैसा कि मैंने कहा था कि आज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पूरा हमें ख़त्म करना है, तो उसी के साथ पार्ट टू आपके सामने है और वो पार्ट टू ख़त्म करेंगे। और जैसा कि आपका थोड़ा सा प्यार मिलना जो स्टार्ट हुआ है, आप लोग मुझे पूछ रहे हैं कि कैसे हो, हाउ आर यू, टेक केयर, तो इट्स वेरी बहुत अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के जब आप लोग करते हो। तो या अब तो ये मोटिवेशन मुझे मिलती है कि और जो अच्छे अच्छे से वीडियोस बनाऊं। तो इसीलिए अभी जो मैं लेक्चर लेके आया हूँ इसमें पूरा सॉन्ग कवर कर दिया है और मैंने ऑलरेडी खुद से लिख के ले आया हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से जल्दी ये वीडियो बन जाए, और ताकि हम लोग फिर से और सब्जेक्ट रिवाइज कर सके। ठीक है, तो एनीवेज लेट्स प्रोसीड। तो अब हमारे टॉपिक जो हैं वो है, सबसे पहला बेंडिंग स्ट्रेस है। ठीक है, बेंड ओप्स, ये तो कट हो गया। हाँ, तो बेंडिंग स्ट्रेस इन बीम्स है सबसे पहला टॉपिक। ठीक है, फॉर गुड बेंडिंग। ठीक है, क्या होता है फॉर गुड बेंडिंग? वी नीड मोर एरिया अवे फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, जिसका आई ज़्यादा होगा तो उसके इसके लिए कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं? मोर एरिया अवे फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, आई सेक्शन सबसे ज़्यादा, फिर रेक्टेंगल, फिर सर्कल। ठीक है, और फ्लेक्सर इक्वेशन तो हमने पढ़ी हुई है, एम बाई आई इज इक्वल टू सिग्मा वाई बाई इज इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, जिसमें जो आई होता है, ये क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, आई इज सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेजिस्टेंस टू रोटेशन। ठीक है, और आई क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्केयर डी है। ठीक है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। और जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है? जेड इज इक्वल टू आई बाई वाई। ठीक है, जैसे ये पूछ ले कि बेंडिंग फोर्स रजिस्टेड बाय द एरिया, ऐसा कोई एरिया दे दिया, बेंडिंग फोर्स रजिस्टेड बाय एरिया, तो वो हो जाएगा सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू ए इंटू वाई बार, वेयर वाई बार ये है कि मूवमेंट, ये वाई बार मतलब डिस्टेंस और सेंट्रॉइड ऑफ दैट एरिया। ठीक है, मूवमेंट रजिस्टेड क्या, वो तो डायरेक्ट ही है, सिग्मा मैक्स अपॉन वाई मैक्स इंटू आई ऑफ दिस एरिया ए। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड एरिया अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, उसके बाद ये रेडियस, अगर कोई सर्कुलर आर्क का क्वेश्चन आ जाता है उसमें ये चीज़ हमारे पास यूज़ होती है कि आर इज इक्वल टू एल स्क्र बाई 8 डेल्टा, ये कई न्यूमेरिकल्स में आती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आर इज इक्वल टू एल स्क्र बाई 8 डेल्टा होता है। और जो स्केयर सेक्शन होता है वो होता है फ्लेक्सर के केस में √2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द डायमंड होता है। ठीक है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की बातें हैं कि शेडेड एरिया कितनी दूर होना चाहिए, जैसे यहाँ से सर्कल के केस में 0.01 डी, फिर स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है 0.7% से, और ये डायमंड है। अगर ये बी है तो ये B/9 से अगर हो तो स्ट्रेंथ इंक्रीज बाय 5.35%। ठीक है, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इन दो सेक्शन में। हाँ, सॉरी। फिर आता है बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। ठीक है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ फॉर इकोनॉमिकल डिज़ाइन द सेक्शन ऑफ बीम मे बी रिड्यूस्ड। ठीक है, बीम का सेक्शन हम रिड्यूस कर देते हैं एज बेंडिंग मूवमेंट डिक्रीज, बेंडिंग मूवमेंट डिक्रीज होगा तो इकोनॉमिकल डिज़ाइन हमें मिलेगा। ठीक है, तो उस केस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? यूनिफॉर्म विड्थ वेरिंग डेप्थ कर सकते हैं इधर, यूनिफॉर्म विड्थ वेरिंग डेप्थ, या फिर यूनिफॉर्म डेप्थ वेरिंग विड्थ, ये कुछ ये कर सकते हैं हम, है ना। ठीक है, बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ में। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लिच्ड बीम्स आता है। फ्लिक्स्ड बीम क्या, कि अगर हमारे पास कोई वुड है तो हमें उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है। ठीक है, जैसे ये वुड है मेरे पास, ये वाला स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करनी है तो फ्लिचिंग कर देते हैं, मतलब कॉर्नर में स्टील व्हील लगा दिया या कुछ और हाई स्ट्रेंथ का मटेरियल लगा दिया, तो क्या होगा? इनिशियली देखो अगर उसकी स्ट्रेंथ इतनी थी तो स्टील लगा के उसकी स्ट्रेंथ ये होगी। ठीक है, इनिशियल इतनी स्ट्रेंथ थी, स्टील लगा के ये स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, फ्लिच्ड बीम्स इज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए होता है। कॉम्पोजिट बीम मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स। ठीक है, यूजुअली वुड एंड स्टील। और क्या होता है? रिजिड कनेक्शन बना देते हैं,
रिजिड कनेक्शन बना दिया, इसका क्या मतलब है कि जंक्शन पे स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन फॉलो होगी। जंक्शन ये है, ये है, ये है, जंक्शन पे क्या होगा, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी इक्वेशन फॉलो होगी, ठीक है। और दोनों एक साथ बैंड करते हैं, मतलब सेम न्यूट्रल एक्सिस होती है जो कॉम्पोजिट सेक्शन की, उसको बोलते हैं रिजिड कनेक्शन। फ्री कनेक्शन कौन से होते हैं? फ्री कनेक्शन वो हो गए कि जो अलग अलग बेंड करते हैं, स्ट्रेन कंपैटिबिलिटी नहीं होती जंक्शन पे फॉलो, और जिनकी न्यूट्रल एक्सिस भी अलग अलग होती है, ठीक है। एक अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया कि बीम सिमेट्रिक उसने बोल दी, ठीक है, अगर बीम सिमेट्रिक हुई तो उससे क्या होगा, जो BMD होगा वो सिमेट्रिक होगा, डिफ्लेक्टेड शेप सिमेट्रिकल होगी, सपोर्ट रिएक्शन भी इक्वल होगी, बट जो शेयर फोर्स डायग्राम होगा, SFD होगा, वो सिमेट्रिक नहीं होगा भैया उस केस पे, ठीक है। तो ये थी क्विक रिवीजन जो है बेंडिंग स्ट्रेस की, ठीक है, बीम्स में। उसके बाद हमारी जो बारी आती है वो आती है शियर स्ट्रेस की बारी आती है बीम्स में, ठीक है। तो इसका क्या है, शियर स्ट्रेस के लिए क्या होता है कि सीधे फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो इसमें क्या है, जितना न्यूट्रल एक्सिस के पास एरिया होगा उतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, मतलब उतनी ज़्यादा फ़ायदा होगा शियर स्ट्रेस रेजिस्ट करने के लिए, उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी शियर में, ठीक है। तो इसके लिए सर्कल का सबसे हाई होता है, फिर स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, फिर आई सेक्शन। और टाउ की बात करी जाए कि क्या होता है शियर स्ट्रेस की वैल्यू VA वाई बार अपॉन IB है। फिर उसके बाद आता है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वेरियस सेक्शन में। जैसा कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि रेक्टेंगल सेक्शन की बात करते हैं। रेक्टेंगल सेक्शन का ना ये आप याद ही रख लो, क्योंकि ये पूछते ही रहते हैं हम हर एग्ज़ाम में कि 6V अपॉन BD क्यूब D²/4 माइनस Y²। वाई होता है न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस वो सेक्शन का जहाँ पे हमें शियर स्ट्रेस निकालना है। और इसका जो होता है वो कर्व ऐसा होता है, पैराबोला होता है, ठीक है। D/2√3 डिस्टेंस पे होता है टाउ एवरेज, D/2√3 पे होता है टाउ एवरेज। टाउ मैक्स की वैल्यू होती है वो होती है 3/2 टाउ एवरेज होती है रेक्टेंगल के केस में। 6V अपॉन BD क्यूब D²/4 माइनस Y²। उसके बाद आता है ट्रायंगुलर सेक्शन आता है। ट्रायंगुलर सेक्शन ऐसा है, टॉप से 2h/3 न्यूट्रल एक्सिस है, बॉटम से h/3 है। तो इसका जो मैक्सिमम आएगा h/2 पे ही आएगा। जो टाउ मैक्स होगा वो होगा 3/2 टाउ एवरेज। जो टाउ न्यूट्रल एक्सिस पे होगा वो होगा 4/3 टाउ एवरेज। न्यूट्रल एक्सिस मतलब h/3 डिस्टेंस पे वो होगा 4/3 टाउ एवरेज होगा, ठीक है। फिर आता है सर्कुलर सेक्शन की बात आती है। सर्कुलर सेक्शन में जो मैक्सिमम तो यहाँ पे ही है, लेकिन वो मैक्सिमम की वैल्यू होती है टाउ मैक्स इज इक्वल टू 4/3 टाउ है, वो होता है टाउ एवरेज। डायमंड सेक्शन आता है, ठीक है। डायमंड सेक्शन है हमारे पास, H हाइट है उसकी, तो ऐसी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी ऐसी। टाउ मैक्स जो हो जाएगा टॉप और बॉटम से 3h/8 होगा, टॉप और बॉटम से 3h/8 होगा। और टाउ मैक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी 9/8 टाउ एवरेज। ये डायमंड सेक्शन आजकल नया नया पेपर्स में पूछने लग गए हैं, ठीक है। और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पूछने लग गए हैं। टॉप से कहाँ होता है 3h/8, बॉटम से 3h/8, 9/8 टाउ एवरेज। तो डायमंड पूछने लग गए हैं, इसलिए डायमंड हम देख लेंगे। देख क्या लेंगे, दिखाई दिया डायमंड, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाउ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/b के। तो इसलिए जब जंक्शन की बात करेंगे आई सेक्शन के केस में, ठीक है, तो क्या टाउ वेब अपॉन टाउ फ्लैंज वो हो जाएगा B फ्लैंज अपॉन B वेब, विड्थ ऑफ फ्लैंज अपॉन विड्थ ऑफ वेब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर हमारे पास सर्कुलर ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब में जो होता है टाउ मैक्स होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ टाउ एवरेज इन केस ऑफ द सर्कुलर ट्यूब, ठीक है, बढ़िया। उसके बाद हमारे पास आती है बात शियर हो गया, स्ट्रेस हो गया, बेंडिंग स्ट्रेस हो गए। फिर बात चलती है टॉर्शन ऑफ शाफ्ट की चलती है। किसकी चलती है, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट। इसकी जो टॉर्शन इक्वेशन है टाउ/J
इज इक्वल टू टाउ बाय आर इज इक्वल टू टाउ मैक्स बाय कैपिटल आर इज इक्वल टू जी थीटा बाय एल। आपको पता है जेड पी जो होता है वो होता है जे बाय आर मैक्स होता है पोलर सेक्शन मॉडुलस, और ये क्या होता है रेजिस्टेंस अगेंस्ट ट्विस्टिंग होता है, ये हमको पता है। इसकी जो साइन कन्वेंशन होती है ये राइट हैंड थंब रूल होता है, उससे ही होती है कि जैसे टाउ ये ऐसा है तो राइट हैंड करके दिखाओ तो ये अंदर को जा रहा है, तो अगर अंदर को जा रहा है तो उसको लेते हैं पॉजिटिव टॉर्क लेते हैं, ठीक है। अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। बाहर की डायरेक्शन होती है अगर अभी मतलब ऐसा है तो पॉजिटिव है, अगर इसके ऑपोजिट होता है ऐसा, ठीक है, ठीक है, अगर इसी तरह ऐसा होता तो फिर मैं उल्टा कर रहा हूँ, ये डायरेक्शन है अपनी क्लॉकवाइज है, इधर से देखो ये वाली डायरेक्शन अगर होती ऐसी, इधर देखो ऐसी होती तो बाहर को आना था, ठीक है, इसीलिए बाहर को आता तो नेगेटिव लेना था, ठीक है। टाउ मैक्स की वैल्यू इधर से हम अगर निकालेंगे इधर से तो हो जाएगी 16t/πd³ हो जाएगी, ठीक है। इन केस ऑफ हॉलो शाफ्ट है अगर तो टाउ मैक्स की वैल्यू हो जाएगी 16t/πd³ 1 - k⁴, वेयर k इज इक्वल टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल डी इंटीरियर डाया एक्सटीरियर डाया, ठीक है, इन केस ऑफ हॉलो शाफ्ट। उसके बाद आता है फेलियर प्लेन्स आता है, पता है डक्टाइल में अगर टॉर्शन के कारण जो फेलियर होगा वो होगा 90 डिग्री पे, ब्रिटल मटेरियल में वो होगा 45 डिग्री पे इन केस ऑफ टॉर्शन, ठीक है। बेसिकली इन प्योर टॉर्शन फेलियर इसको बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होती है, हमने इतनी कहानी बता दी बट स्टिल वो पूछते हैं, उनको समझ नहीं आता कि टॉर्शन होता क्या है, ठीक है। तो बता दे बेसिकली टॉर्शन क्या होता है ट्विस्टिंग ऑफ अ स्ट्रक्चरल मेंबर व्हेन इट इज लोडेड बाय अ कपल दैट प्रोड्यूस रोटेशन अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट जब उसकी रोटेशन प्रोड्यूस करता है तो उस ट्विस्टिंग जो होती है स्ट्रक्चरल मेंबर की उसको टॉर्शन बोलते हैं, ठीक है। टॉर्शन कॉजेज रोटेशन ऑफ ऑल फाइबर अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। Force required for torsion is normal to the longitudinal axis having certain eccentricity from centroid, ठीक है, centroid से कुछ eccentricity पे वो force होगा। If no shear force and no bending moment is present in structural member then it will be the case of pure torsion, ठीक है। In pure torsion the shaft is prismatic. If torsion is applied on non-circular section then there will be a warping of section, ठीक है। अगर नॉन सर्कुलर सेक्शन पे है तो वार्पिंग उस सेक्शन की अकर होगी। अब प्लेन बिफोर ट्विस्टिंग रिमेन प्लेन आफ्टर ट्विस्टिंग, ये आपको सबको मालूम ही है। फिर उसके बाद फेलियर हमने देख ली सीरीज वाले शाफ्ट और पैरेलल वाले शाफ्ट्स होते हैं फिर हमारे पास, ठीक है। सीरीज कनेक्शन वाले होते हैं, पैरेलल वाले होते हैं। अगर सीरीज में होता है तो उसमें टॉर्शन की वैल्यू सेम होती है, और अगर थीटा ए सी निकालना तो थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी हो जाएगा, मतलब TL1/G1J1 TL2/G2J2। टॉर्शन टॉर्क जो होता है विल बी सेम ऑन द बोथ शाफ्ट सीरीज कनेक्शन में। सिमिलरली अगर पैरेलल शाफ्ट है ऐसा उसमें थीटा सेम होगा दोनों में और टॉर्शन अलग अलग होगी, मतलब T1L/G1J1 T2L/G2J2, ठीक है। पैरेलल में ऐसा हो जाएगा। फिर एक ये ऐसा केस है कई बार ये केस आ जाता है कि यहाँ पे अगर TA लग रही ऐसा टॉर्क लग रहा है तो राइट हैंड से अगर इसकी डायरेक्शन होगी ये होगी, ठीक है, ये होगी राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन। तो ये इस तरफ TA लग रहा है, इस तरफ TB लग रहा है, तो TA की वैल्यू होगी T/B/A+B, TB की वैल्यू होगी T/A/A+B, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द शाफ्ट ड्यू टू टॉर्शन की बात करें तो वो होता है हाफ ऑफ टाउ इंटू थीटा। एक सेकेंड हाँ, तो सॉरी एक्चुअली आई एम स्टिल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड बट इसरो इज़ क्वाइट नियर, सो करना है हमें, पढ़ाई तो करनी है ना, रिवीजन करनी ही है।
तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। तो स्ट्रेन एनर्जी बेसिकली स्टोर्ड इन दी शाफ्ट ड्यू टू टॉर्शन है, तो वो होती है हाफ ऑफ टाउ इंटू थीटा, तो वो होती है T²L/2GJ। ठीक है, बेसिकली इसको और सिंप्लीफाई करके ये हो जाता है टाउ मैक्स स्क्वायर अपॉन 4G इंटू वॉल्यूम ऑफ शाफ्ट। ठीक है, ये वाली दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं, ये भी पूछी गई हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो क्या कह रहा है कि स्ट्रेन एनर्जी इन हॉलो अपॉन स्ट्रेन एनर्जी इन सॉलिड इज इक्वल टू D² कैपिटल प्लस D² स्मॉल अपॉन D² एक्सटीरियर इंटीरियर, बेसिकली रेशियो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सब्जेक्टेड टू सेम टॉर्क। ठीक है, हॉलो और सॉलिड में रेशियो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सब्जेक्टेड टू सेम टॉर्क होता है जब, तब ये होता है रेशियो। टॉर्क का रेशियो हॉलो और सॉलिड में इन केस ऑफ सेम मैक्सिमम shear स्ट्रेस हो, उस केस में होता है कैपिटल D⁴ माइनस स्मॉल D⁴ अपॉन कैपिटल D⁴। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप याद रखिएगा। उसके बाद आता है कंबाइन इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्शन। ठीक है, बेंडिंग और टॉर्शन का कंबाइन इफेक्ट हो तो σ12 मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन में है, तो होता है 16/πd³ m प्लस माइनस रूट ऑफ m² प्लस T²। टाउ मैक्स होता है 16/πd³ रूट ऑफ m² प्लस T²। इक्विवेलेंट मूवमेंट की वैल्यू होती है 1/2 m प्लस रूट ऑफ m² प्लस T²। टाउ इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है रूट ऑफ m² प्लस T²। ठीक है, ये कंबाइन इफेक्ट ऑफ बेंडिंग एंड टॉर्शन होता है। ठीक है, 16/πd³ m प्लस रूट ऑफ m² प्लस T², 16/πd³ रूट ऑफ m² प्लस T², m इक्विवेलेंट 1/2 m प्लस रूट ऑफ m² प्लस T², टाउ इक्विवेलेंट रूट ऑफ m² प्लस T²। ठीक है, उसके बाद आता है कि कॉम्पोजिट सेक्शन हो अगर हमारे पास। ठीक है, हाँ, तो कॉम्पोजिट सर्कुलर सेक्शन हो। ठीक है, मतलब एक सर्कुलर सेक्शन है, उसके अंदर दूसरा भी है सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, इसका D1 है, इसका D2 है, तो इसका जो है J पोलर सेक्शन मॉडुलस π/32 D1 की पावर 4 प्लस π/32 D2 की पावर 4 माइनस D1 की पावर 4। फिर ये से गेट में क्वेश्चन भी आ चुका है थिन ट्यूबुलर सेक्शन में, तो ये होता है टाउ इंटू टी इज इक्वल टू T/2a मीन रेडियस से जो एरिया आता है वो होता है AM। ठीक है, टाउ इंटू टी इज इक्वल टू T/2a मीन। पावर ट्रांसमिटेड इन द शाफ्ट की अगर बात करी जाए तो वो पावर ट्रांसमिटेड इन शाफ्ट होती है 2π/NT/60 वाट। टॉर्शनल स्टिफनेस की बात करी जाए तो वो होती है GJ/L। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टॉर्शनल मूवमेंट द सेक्शन विच डेवलप्स द लीस्ट वैल्यू ऑफ मैक्सिमम shear stress will be the best, so hollow circular section will be the best in torsion। बेस्ट सेक्शन इन टॉर्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, वो हॉलो सर्कुलर। बेस्ट सेक्शन इन टॉर्शन इज हॉलो सर्कुलर। क्यों? क्योंकि गिवन अमाउंट ऑफ टॉर्शनल मूवमेंट है, अगर द सेक्शन विच डेवलप्स द लीस्ट वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम shear stress वो बेस्ट होता है। ठीक है, फिर आता है shear सेंटर की बात होती है। ठीक है, shear सेंटर की अगर हम बात करते हैं तो shear सेंटर क्या होता है ऐसा पॉइंट जहाँ पे हमारा जब लोड लगता है तो केवल और केवल बेंडिंग होती है, कोई ट्विस्टिंग नहीं होती। सॉरी, मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पे हम लोग लोड लगाते हैं तो केवल उस पर बेंडिंग होगी, कोई ट्विस्टिंग नहीं होगी। उस पॉइंट से को हम बोलते हैं shear सेंटर। ये बेसिकली कहाँ लाई करता है, लाइस ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे ये सेक्शन है T, तो यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे shear सेंटर कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रॉइड कर रहा है। ये सेक्शन है, यहाँ पे shear सेंटर कर रहा है, यहाँ पे है कंसाइड कर रहे हैं दोनों। ये है ऐसे
एक्सिस ऑफ सिमेट्री की कोइंसिडेंट पे लाई कर रहा है, जी है जी है जी है। तो देखो अगर चैनल सेक्शन है, इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं कई जगह पे। तो बी होती है ऐसे, विड्थ होती है, ठीक है, सेंटर से जो लेनी होती है, एच बी सेंटर टू सेंटर लेते हैं। तो जो शेयर सेंटर की वैल्यू आती है वो इसेंट्रिसिटी, ये बेसिकली जो यहाँ से सेंटर से इसेंट्रिसिटी होती है वो होती है बी स्क्वायर एच स्क्वायर बाई टी अपॉन 4i, ठीक है, चैनल के सेक्शन में। सर्कुलर आर क्या ऐसी, सर्कुलर आर क्या ये बीटा एंड सबटेंड कर रही है, तो ये पूरा सेंटर से ई है, तो ये होता है 2r अपॉन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा इंटू साइन बीटा माइनस बीटा कॉस बीटा, ठीक है। ई इज इक्वल टू 2r अपॉन बीटा माइनस साइन बीटा कॉस बीटा इंटू साइन बीटा माइनस बीटा कॉस बीटा, सर्कुलर आर का केस हो गया। फिर सेमी सर्कुलर आर क्या ऐसे, इसमें होता है ई इज इक्वल टू 4r बाई पाई होता है डायरेक्ट। ओपन सर्कुलर स्लिट है एक, अगर यहाँ पे होगा तो इसका ई डायरेक्टली हो जाएगा 2r के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर ये ओपन स्लिट की जगह क्लोज स्लिट होती तो हो जाएगा, कोइंसाइड करना था विद इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, 4r बाई पाई एंड इट कोइंसाइड्स विद द सेंट्रॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कॉलम्स आता है, ठीक है। कॉलम्स बेसिकली क्या होते हैं, कॉलम से पहले होता है स्ट्रक्ट, और लोगों को स्ट्रक्ट और कॉलम में डिफरेंट नहीं पता होता। तो जो स्ट्रक्ट होता है वो होता है स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू एक्शियल कंप्रेशन लोड, ठीक है, उसका स्ट्रक्ट बोलते हैं। लेकिन कॉलम क्या होता है, बेसिकली वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर होते हैं, ऐसे होते हैं ना, फिक्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, मैंने फिक्स एट दी बोथ एंड लिखे हैं, मतलब हो भी सकते हैं नहीं हो सकते हैं, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, बट ठीक है। वर्टिकल स्ट्रक्चरल मेंबर फिक्स्ड एट बोथ दी एंड्स एंड सब्जेक्टेड टू दी एक्शियल कंप्रेशन लोड, वो होते हैं कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट कॉलम्स बेसिकली होते हैं, वो क्या होता है, जो होते हैं फेल्स इन क्रशिंग। लॉन्ग कॉलम्स जो होते हैं वो होते हैं बकलिंग में, और इंटरमीडिएट जो बोथ में होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनकी अजम्पशंस की बात करें तो अजम्पशंस मैंने लिखे नहीं हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा क्या होता है कि कॉलम इज़ अ लॉन्ग एंड प्रिज्मेटिक एंड इट फेल्स ओनली इन बकलिंग, ठीक है। क्रशिंग को हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हम लॉन्ग कॉलम अज्यूम कर रहे हैं। मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस, लीनियरली इलास्टिक, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज कांस्टेंट, stress in structures are within elastic limit, load passes through the axis, that is प्योरली एक्शियल लोडिंग होती है, ठीक है। एक्सिस ऑफ द कॉलम इज परफेक्टली स्ट्रेट व्हेन अनलोडेड, ठीक है। उसका लिमिट यूलर्स फॉर्मूला होता है ये, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई मिनिमम बाय एल इफेक्टेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो होता है इसकी लिमिटेशन क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि लोड जो है वो एग्जैक्ट एक्शियल हो, ठीक है। दिस फार्मूला does not take into account the axial stress and the buckling load given by this formula may be much more than the actual buckling load, ठीक है। इसे जो buckling load आएगा वो मे भी बहुत ज़्यादा होगा एक्चुअल buckling load से, इसलिए। उसके बाद जो है हमने डिफरेंट एंड कंडीशंस अगर की बात कर रहे हो तो वो एंड कंडीशन आप आरसीसी वाले हमारी वीडियो देख सकते हैं, उस पर सारी एंड कंडीशंस की डिस्कशन की हुई है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। उसके बाद सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है वो होता है एल इफेक्टेड बाय आर मिनिमम, आर मिनिमम होता है रूट ऑफ आई बाय ए, ठीक है। तो जो सिलेंडरनेस रेशियो होता है वो होना चाहिए ग्रेटर देन फॉर द वैलिडिटी ऑफ यूलर्स थ्योरी, ठीक है। तो जो होता है सिग्मा होता है वो होता है पी बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि एल इफेक्टेड बाय आर यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ पाई स्क्वायर ई बाय सिग्मा वाई फॉर द वैलिडिटी, और इससे ग्रेटर होना चाहिए फॉर द वैलिडिटी ऑफ द यूलर्स थ्योरी। उसके बाद दूसरी थ्योरी आती है रैंकाइंस थ्योरी, होती है 1/p ऑफ रैंकाइंस इज इक्वल टू 1/pc प्लस 1/pe, मतलब क्रशिंग सिग्मा सी ए प्लस पी ई यूलर पाई स्क्वायर ए बाय एल इफेक्टेड स्क्वायर। इसका जब कंबाइन कर देंगे तो रैंकाइंस का जो बन जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा सी ए अपॉन 1 प्लस ए लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ए जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है रैंकाइंस कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई, सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई।
तो ये बेसिकली कॉलम से हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो उसके बाद होता है कर्न की कुछ होती है वैल्यूज़, ठीक है। तो उसकी जो शेप है वेरियस सेक्शन के लिए वो मतलब दिखना हमें पड़ेगा कि मतलब कभी कभार गेट में पूछते हैं बट ज़्यादा तो नहीं पूछते वैसे भी, तो ठीक है। बट हम देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। बेसिकली कर्न हम देखते हैं कि क्या होता है। कर्न बेसिकली क्या होता है, दैट एरिया through which if load passes then there will be no resultant anywhere in the cross section. Load passes then no resultant anywhere in क्रॉस सेक्शन, वो होता है कर्न होता है, ठीक है। तो जो वैसे है मैं सिर्फ सॉलिड सर्कुलर मैं खुद से पर्सनली इसका ही याद रखता हूँ। कर्न इसकी शेप ऑफ कर्न जो होता है वो होता है सर्कुलर, जिसका डाया होता है सर्कल बाय 4 और इसकी इसेंट्रिसिटी है वो लेस देन होती है d/8। मैं पर्सनली यही करता हूँ, ठीक है। तो रिकमेंड भी यही करता हूँ कि बिकॉज इतना ज़्यादा तो है नहीं बाकी कर्न वन का करने का, तो इसीलिए मैं खुद पर्सनली यही करता हूँ सर्कुलर वाले, सॉलिड सर्कुलर। तो इसलिए यही याद रखें, ठीक है। उसके बाद यार स्प्रिंग्स भी होता है, तो ये टॉपिक गेट में तो है नहीं हमारे पास, ईएससी में है ये, ठीक है। तो ये मुझे आज तक समझ नहीं आया यार, इसके ना फॉर्मूले थोड़े से बड़े भी हैं, ठीक है और थोड़े से कठिन भी मुझे लगते हैं पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बट कुछ जो आप सबको ताकि हेल्प करें कई जो बातें वो हम बातें देख लेंगे इसके अंदर स्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है, ताकि कुछ अगर यूज़ हो आना हो तो वो यूज़ आ जाए, ठीक है। Springs are used to absorb energy due to shock and vibration and then restore it slowly or rapidly, ठीक है। The best form of spring absorbs greatest amount of energy for a given stress, ठीक है। और जो spring होता है वो स्टोर करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रीसाइलेंस एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। और बेसिकली जो स्प्रिंग होता है वो होता है दो तरह का होता है, ठीक है। लीफ स्प्रिंग होता है और दूसरा होता है हेलिकल स्प्रिंग होता है। लीफ स्प्रिंग जो होता है बेसिकली ये क्या होता है, दिस कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ थिन कर्व प्लेट्स और सेम क्रॉस सेक्शन बट डिफरेंट लेंथ, ठीक है। और इसमें क्या होता है जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है वो होता है प्रीडोमिनेंट होता है, टॉर्शनल स्ट्रेस आर प्रीडोमिनेंट, बोथ टॉर्शनल एंड बेंडिंग स्ट्रेस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसमें लीफ में हेलिकल स्प्रिंग की बात करें ये क्या होता है, फॉर्म बाय कॉलिंग थिक स्प्रिंग वायर इनटू हेलिक्स, ठीक है। फिर होता है टाइप ऑफ हेलिकल बेस्ड ऑन द हेलिक्स एंगल, ठीक है। इफ हेलिक्स एंगल is less than or equal to 10 then it is called as closed coil spring और टॉर्शन स्प्रिंग। इसमें टॉर्शनल एंगल क्योंकि टॉर्शनल स्ट्रेसेस प्रीडोमिनेंट होते हैं इसीलिए अगर ये ग्रेटर देन 10 डिग्री हो जाएगा। ओपन कॉयल में बोथ टॉर्शनल एंड बेंडिंग स्ट्रेसेस आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब उसके बाद आता है कि सीरीज एंड पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ स्प्रिंग। तो सीरीज में अगर स्प्रिंग लगा दिए तो सीरीज में क्या होता है जो डेल्टा होता है वो होता है Δ1 प्लस Δ2 अप टू Δn, और जो के इक्विवेलेंट होता है 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 टू सो ऑन। सिमिलरली अगर होता है पैरेलल स्प्रिंग होता है, पैरेलल स्प्रिंग में क्या होता है डेल्टा तो सेम होता है, ठीक है। और जो होता है के इक्विवेलेंट होता है वो होता है k1 प्लस k2
टू सो ऑन, पैरेलल के केस में होता है, ठीक है। फिर आता है स्टिफनेस ऑफ अ स्प्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कॉइल्स इन द स्प्रिंग, ठीक है, proportional to the number of coils in the spring. Therefore, when a spring is cut into two halves, its stiffness becomes double for every section, ठीक है। अगर स्प्रिंग को दो हाफ में कट कर दो तो उसकी जो स्टिफनेस है वो हो जाती है 2 गुना होती है हर एक पार्ट की। स्प्रिंग्स आर एडेड जस्ट लाइक कैपेसिटर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बोथ डज द सेम वर्क, दैट इज अब्सॉर्ब एनर्जी। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन जैसे ईएससी में आते हैं वो होते हैं क्लोज्ड कॉइल, हेलिकल स्प्रिंग अंडर एक्सियल पुल, जिसमें होता है कि टाउ मैक्स वो होता है 16 PR अपॉन पाई डी क्यूब 1 प्लस D/4R। स्ट्रेन एनर्जी होती है वो होती है टाउ स्क्वायर L/2GJ, इसकी वैल्यू जो होती है 32 P²R³ N अपॉन G/D⁴, ठीक है, 32 P²R³ N/G/D⁴। डेल्टा एक्सियल डिफ्लेक्शन ∂U/∂P, ये क्या हो गया 64 PR³ N अपॉन G/D⁴। K की वैल्यू P/डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी G/D⁴ अपॉन 64 R³ N। देखो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं जो इसमें जो याद रखता हूँ वो एक ये चीज़ याद रख लेता हूँ कि टाउ मैक्स की वैल्यू होती है 16 PR अपॉन पाई D³ 1 प्लस D/4R, और U की वैल्यू जो होती है वो होती है 32 P²R³ N अपॉन G/D⁴। ये मैं याद रख लेता हूँ बस, ठीक है। U इज़ 32 P²R³ N अपॉन G/D⁴, ये दो चीज़ें मैं याद रख लेता हूँ, ठीक है। तो मेजरली यही है स्ट्रिंग में यार, स्प्रिंग में, ठीक है। तो बाकी तो ठीक है, सॉन्ग तो हमारा ऑलमोस्ट कवर हो ही गया है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची होंगी तो वो लोग आप देख ही सकते हो जो, बट मेजर पार्ट ऑफ दी जो सॉन्ग है उसकी हमने ये जो 3 वीडियोस देखी हैं इसके पूरा कवर हो चुका है, और ये बहुत ज़्यादा मैंने एफर्ट लगाया है इस 3 वीडियोस को बनाने के लिए क्योंकि मेरी आवाज़ तो निकल नहीं रही थी, बट स्टिल मैंने जो एफर्ट लगाया है, ठीक है। तो ठीक है, तो सॉन्ग तो अपना हो गया, अब कल के लिए देखेंगे कि कल कौन सा सब्जेक्ट पूरा करें, ठीक है। तो ठीक है, तो पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।